हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम संतोष है और आज से हम जियोग्राफी ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, एनवायरमेंट जियोग्राफी, पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। जितने भी टॉपिक्स हमारे यूपीएससी के अंदर हैं उन सबको, जियोग्राफी ऑप्शनल के अंदर हैं उन सब का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के उसका एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिपीटेशन ऑफ द टॉपिक। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हो तो एटलीस्ट 30 to 40% के क्वेश्चंस आप ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके जा रहे हो कि ये तो मुझे पता है इसका क्या आंसर लिखना है। सो अगर कोई डिफरेंट तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उस पर ज़्यादा एम्फेसिस कर सकते हो एंड प्लस यू कैन मैक्सिमाइज योर मार्क्स ऑल्सो। तो हम लोग आज जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर वी गो इनटू एनालिसिस ऑफ द पेपर, 3-4 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ। एक तो हम यहाँ पे पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो अगर कोई कॉन्सेप्ट या थ्योरी आता है तो उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हम नहीं करेंगे। मैं आपको साथ में ये भी बता दूँ कि ओनली आईएएस पे हमने जियोग्राफी ऑप्शनल का एक कोर्स लॉन्च करा है। ये फाउंडेशन कोर्स है। इसमें जियोग्राफी ऑप्शनल में मेंशन हर एक टॉपिक, उसका सब टॉपिक कवर करा जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करा जाएगा, एनसीईआरटीज़ को कवर करा जाएगा। तो चाहे आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, चाहे आप चौथा या पांचवा अटेम्प्ट दे रहे हो, अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल की प्रिपरेशन में मेरा ये गैप रह गया है, तो डेफिनेटली यू कैन परचेज दिस कोर्स। इस कोर्स का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। आप वहाँ से लिंक करके, आप वहाँ पर क्लिक करके यू कैन सी कि आप कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो शेड्यूल है आप देख सकते हो कि किस तरीके से पेपर 1 एंड पेपर 2 को लिंक करा गया है। क्योंकि एक जनरल अगर आप देखोगे ना पेपर 2 जब उठा के, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो जीएस का पेपर है, बट एक्चुअली वो जीएस का नहीं है, वो आपको ज्योग्राफी में पूछा गया है। दैट मीन्स कि आपको नेम ऑफ द जियोग्राफर, थ्योरीज ऑफ द जियोग्राफर, डिफरेंट मॉडल्स क्या हैं, लॉज क्या है, जियोग्राफी उसमें कैसे लिंक करोगे, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ती है। और अगर आप पेपर 2 को पेपर 1 से लिंक करते हो देन देयर इज़ अ वेरी गुड चांसेस कि आपके पेपर 2 में भी इक्वली अच्छे मार्क्स आएंगे। पेपर 1 के अंदर पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी हो गया, मॉडल्स एंड थ्योरीज हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया। दीज आर सम टॉपिक्स जिनको थोड़ा सा टफ कंसिडर करा जाता है। सो इन टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल, बहुत ही लेमन, डे टू डे लाइफ से रिलेट करके इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करा गया है हमारे कोर्स में। अच्छा, कुछ सैम्पल वीडियोस भी हैं और हमने यूट्यूब पे भी, जैसे कि साइकिल ऑफ इल्यूजन का एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ है जो हमने डाला हुआ है। सो यू कैन सी दोज वीडियोस, राइट। सो अभी स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से। पहले एक बार सिलेबस देखो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ो तो एक बार उसका सिलेबस देखो। यूपीएससी आपको सिलेबस से बाहर कतई नहीं पूछेगी। फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, लैंडफॉर्म किससे बनता है। एक तो मेरा बनता है, देखो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन की व्हाट इट इज़ आस्किंग। एक तो ये मेरा किससे बनता है, मेरा सरफेस किससे बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है। डिफरेंट टाइप की रॉक्स हैं, तो एक तो मेरा रॉक्स हो गया। दूसरा, उन रॉक्स पे किस तरह का प्रोसेस लग रहा है, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कैसे लग रही है। एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती है। एंडोजेनेटिक जो धरती के अंदर से ओरिजिनेट होकर चेंजेस ले रही हैं, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हो गया है, माउंटेन बिल्डिंग फोर्स हो गया है, वोल्केनिज्म हो गया है, अर्थक्वेक हो गया है, ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या हो गई, जो धरती के बाहर ऑन द सरफेस लग रही है। इसमें डेंडुवेशनल प्रोसेस आती है, हमारे लैंडस्लाइड हो गया, मास वेस्टिंग हो गया, इरोजन हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं एक्सोजेनिक में। तो दो तो ये हो गया। तीसरा, वेजिटेशन कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसी हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करती हैं कि वहाँ पे लैंडफॉर्म डेवलपमेंट कैसा होगा। ओके, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस पे यूपीएससी काफ़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछती है, अभी हम देखेंगे भी। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट का ओरिजिन कैसे हुआ है, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है, कैसे उसकी स्टडी करते हैं। जो सिस्मिक अर्थ का इंटीरियर है, सिस्मिक वेव्स का यूज़ करके कैसे हम अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करते हैं। सरप्राइजिंगली वी हैव रीच्ड टू मून, वी हैव रीच्ड टू मार्स, जुपिटर, ऑन द आउटर साइड ऑफ द सोलर सिस्टम ऑल्सो। लेकिन अभी तक हम एक सर्टेन किलोमीटर के नीचे, अर्थ के नीचे, अभी हमको नहीं पता कि हमारा जो मेंटल है कैसा दिखता है, हमारा जो कोर है वो कैसा दिखता है। वी हैवंट रीच्ड टू द कोर ऑफ द अर्थ बट वी हैव रीच्ड टू द आउटर साइड ऑफ द सोलर सिस्टम। सो जियोसिंक्लाइन के बारे में पर्टिकुलरली हमारी एरी की क्या थ्योरी थी, हमारी पिट की क्या थ्योरी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट,
प्लेट टेक्टोनिक, सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी, तीनों में से इतना रिपीटेडली क्वेश्चन आता है कि इन तीनों टॉपिक में कुछ सर्टेन एरियाज में आपको बताऊंगी, उनको तो आप करके ही चले जाओ। रिसेंट व्यूज ऑन द माउंटेन बिल्डिंग, जियो सिंक्लाइन का माउंटेन बिल्डिंग के साथ लिंक करके, ऑरोजेनेसिस क्या है, कौन सी थ्योरी है, जेफरी ने क्या थ्योरी दिया था, आर्थर होम्स ने क्या थ्योरी दिया था, कोबर ने क्या थ्योरी दिया था, ये सारी थ्योरीज हो गई। वोल्केनिसिटी एंड अर्थक्वेक एंड सुनामीज, बहुत सिंपल है, इसका लिंक हमारा एंडोजेनेटिक इसके साथ आ जाएगा, एंडोजेनेटिक फोर्सेस के साथ में। एंड प्लस ये हमारा एक कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो पेपर 2 का सबसे लास्ट वाला पोर्शन है, वहाँ पे भी इसका लिंक है। कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल्स, डेविस का साइकिल, पेंग का साइकिल, एलसी किंग का साइकिल, इन्होंने किस तरीके लैंडस्केप डेवलपमेंट दिए थे, डेंडुएशनल क्रोनोलॉजी क्या है, डिफरेंट तरह के स्लोप्स क्या होते हैं, स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, चैनल मॉर्फोलॉजी क्या है, कौन कौन से, चाहे वो क्रास्ट हो, कोस्टल हो, एरिड रीजन्स हो, किस तरह की इरोजनल सर्फेसेस बनाते हैं। एंड देन आजकल ना जियोमॉर्फोलॉजी में से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी में से, चाहे वो स्लोप डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो सॉइल इरोजन से रिलेटेड हो, इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये कहाँ से करना है, आई टेल यू दैट ऑल्सो, बट इसको स्किप नहीं करना है। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन है, अच्छा इसमें मैं आपको ना मेजरली ये बताने की कोशिश करूँगी कि इस क्वेश्चन में क्या क्या कंटेंट आपको डालना है। एज सच अगर आप मॉडल आंसर ढूंढ रहे हो तो लेट मी टेल यू कि यूपीएससी में कभी कोई मॉडल आंसर नहीं होता है। देर इज़ नो अ सर्टन, आप बोल सकते हो कि कोई सर्टन वे ऑफ आंसर राइटिंग या इसी तरह का लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नो बडी नोज एक्चुअली, दैट्स अ वेरी ओपेक प्रोसेस, बट व्हाट वी कैन डू कि जो पूछा गया है उसको हम मिनिमम वर्ड्स के अंदर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को लिख के एग्जामिनर को दे दें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ का मूवमेंट के बारे में बात आया कि अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है। नाउ अर्थ का मूवमेंट दोनों है, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक भी है। एंडोजेनेटिक में क्या होगा कि अर्थ के इंटीरियर से कोई एनर्जी है वो अर्थ में मूवमेंट लेके आ रही है। नाउ दैट कैन बी डायस्ट्रोफिज्म विच इज़ अ स्लो मूवमेंट, ठीक है, एंड इट कैन बी सडन मूवमेंट ऑल्सो। डायस्ट्रोफिज्म स्लो मूवमेंट, या फिर इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इपीरियोजेनिक एंड ओरोजेनिक। इपीरियोजेनिक जो है इसे माउंटेन बिल्डिंग फोर्स भी, इसे कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्स भी कहा जाता है, एंड जो ओरोजेनिक है इसे हम माउंटेन बिल्डिंग फोर्स बोलते हैं। इपीरियोजेनिक जो है ये अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट, जैसे हम बोलते हैं ना कि सबसिडेंस हो गया या इमरजेंस हो गया है। जैसे अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी लें तो हमारा जो वेस्टर्न घाट है वो सबसिडेंस है, सबसिडेंस मतलब नीचे की तरफ खिसका हुआ है, वेरेज हमारा जो ईस्टर्न घाट है वो इमर्जेंट है, अपलिफ्टेड है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इपीरियोजेनिक मूवमेंट। ओरोजेनिक मूवमेंट या फिर माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट होता है जिसके अंदर टेंशन या कंप्रेशन होता है। टेंशन या कंप्रेशन क्या होता है, टेंशन का मतलब होता है खींचना। आप A4 शीट पेपर लो और इसको दोनों तरफ से खींचो, क्या होगा, वो टीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली अर्थ का जो टेक्टोनिक प्लेट है अगर इसमें टेंशन क्रिएट होगा विच मीन्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से इसको खींचा जा रहा है, तो ऐसे में फ्रैक्चर, फॉल्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे और ब्लॉक माउंटेन बनना, रिफ्ट वैली बनना स्टार्ट हो जाएगी। कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि आप दबा रहे हो। आप यहाँ पे अब A4 शीट पेपर को दोनों तरफ से प्रेशर लेके जब दबाओगे तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन क्रिएट हो जाते हैं। सो दैट इज माई कंप्रेशन, दबाना। सडन मूवमेंट में दो तरह के मूवमेंट आते हैं, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक मूवमेंट आता है। अर्थक्वेक सडन रिलीज ऑफ द एनर्जी, एंड वोल्केनिक जो हमारा मोल्टन मैग्मा होता है वो बाहर की तरफ इरप्ट होता है। लावा, जब लावा फ्लो होता है, जो लावा का पाथ होता है जिसमें फ्लो होता है, इसको लाहर बोलते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके ये हमारा एक साइड ऑफ मूवमेंट हो गया। दूसरा साइड ऑफ मूवमेंट में क्या होगा, अब क्या हो रहा है कि एक्सोजेनिक जो फोर्सेस हैं वो अर्थ के ऊपर जो मटेरियल है उनको मूव करवा रहे हैं। जैसे लैंडस्लाइड है सिंपल, जैसे एवलांचे है, जैसे कि मास वेस्टिंग हो गया, मड स्लाइड हो गया। ये क्या हो रहा है, अर्थ के माउंटेन्स पे कोई मटेरियल है मेरा, वो मटेरियल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ मूवमेंट ऑफ द अर्थ, राइट। तो इसमें हमारे दो प्रोसेस आते हैं, वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग में फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। इरोजन के अंदर ये मेरे इरोजनल एजेंट्स हैं, फ्लूवियल इरोजनल एजेंट हो गया मेरा, एयर हो गया, एंड मेरा ग्लेशियर हो गया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसमें कितना लिखना है। एक तो अगर आप इस तरह का एक फ्लो चार्ट बनाते हो और अगर आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हो विद एग्जांपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि यू गिव एग्जांपल्स। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट के अंदर आप कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्स है, आप उसमें सबसिडेंस दिखाओ, आप उसमें इमरजेंस दिखाओ। टेंशन के अंदर आप दो प्लेट का एक डायग्राम बनाओ इस तरीके से।
इस तरीके से दो प्लेट का डायग्राम बनेगा, इसमें ये टेंशन फोर्स हो जाएगा जब दोनों के दूर जाता है एक दूसरे से, जब ये इस तरीके से कंप्रेस्ड होता है तो कंप्रेशन होगा, किस तरीके से वो फोल्ड माउंटेन को क्रिएट करेगा। इस तरीके एग्जांपल दिखा के, डायग्राम्स दिखा के इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा जा सकता है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट द पॉइंट इज कि जब अर्थ के मूवमेंट की बात आती है तो सिर्फ एंडोजेनेटिक या सिर्फ एक्सोजेनेटिक मत लिख के आना, ये दोनों तरह के मूवमेंट होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, discuss with example the influence of volcanism and diastrophism on the evolution of landscape। अभी अभी हमने अर्थ का मूवमेंट वाला पढ़ा है ना, उसी का एक्सटेंशन क्वेश्चन है, उसी में से दो वर्ड को पिक करके क्वेश्चन बनाया गया है, राइट। क्वेश्चन को समझो, आपने पढ़ लिया अर्थ का मूवमेंट क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ वोल्केनिज्म एंड डायस्ट्रोफिज्म। सबसे पहला क्या करोगे, आप बताओगे कि वोल्केनिज्म क्या है, डायस्ट्रोफिज्म क्या है। आप बताओगे कि डायस्ट्रोफिज्म, अभी जो हमने यहाँ पे देखा है कि दोनों के दोनों एंडोजेनेटिक फोर्स हैं, बट डायस्ट्रोफिज्म जो है ये एक स्लो मूवमेंट है जिसके अंदर इपीरियोजेनिक एंड ओरोजेनिक मूवमेंट होता है, और इसमें वही आप कॉन्टिनेंट बिल्डिंग एंड माउंटेन बिल्डिंग फोर्स बताओगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन का पोर्शन क्या है कि इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप, कि इन दोनों की वजह से लैंडस्केप कैसे डेवलप हो रहा है। डायस्ट्रोफिज्म की पर्टिकुलरली मैं बात करूं, कैन वी से कि इसकी वजह से मेरा सब्सिडेंस एंड जो इमरजेंस हो रहा है इसकी वजह से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स बिल्ड हो रहे हैं, एंड देन मेरा जो ओरोजेनिक फोर्स है, टेंशन या फिर चाहे कंप्रेशन हो, इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, मेरे माउंटेन्स बिल्ड हो रहे हैं, ब्लॉक माउंटेन बिल्ड हो रहा है, रिफ्ट वैली बिल्ड हो रही है, मेरे एलिवेटेड वेव कट प्लेटफॉर्म्स बिल्ड हो रहे हैं डायस्ट्रोफिज्म की वजह से। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बता सकते हैं, इंक्लूडिंग द एग्जांपल्स। वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ जब हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरोपियन प्लेट के साथ टकराया था तो हिमालय जनरेट हुआ है, राइट। इस तरीके से सिमिलरली आप एंडीज एंड रॉकीज़ का जो ओरिजिन है, किस तरीके से जब ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में कंप्रेस हुई तो ओशनिक क्रस्ट नीचे सबसिडेंस में चली गई एंड हमारा जो फोल्ड माउंटेन है एंडीज वाला वो जनरेट हुआ है। वी कैन गिव एग्जाम्पल, पोर्शन 1 डन। सेकेंड पोर्शन इज वोल्केनिज्म का क्या इन्फ्लुएंस है ऑन द इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप। नाउ ये क्वेश्चन पूछा एक है बट इसके पोर्शंस दो हैं, दोनों को ध्यान रखना है और दोनों को इक्वल वेटेज देना है। वोल्केनिज्म में हम क्या करेंगे, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो एक तो डिफरेंट टाइप के कोन्स बनते हैं, सिंडर कोन बनेगा, स्ट्रेटोवोल्केनो कोन बनेगा, वोल्केनिक डोम्स बनेंगे, केल्ड्रास बनेंगे। दैट इज वन पोर्शन ऑफ द वोल्केनिक लैंडस्केप। सेकंड, हमारा जो इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म होता है, विच मीन्स कि हमारा इंट्रूसिव क्या हो गया, एक हो जाएगा जो हमारा अंदर ही अगर जो मोल्टन मैग्मा है मेरा वो अगर सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो डाइक्स बनाएगा, सिल्स बनाएगा, लोकोलिथ्स बनाएगा, बैकोलिथ बनाएगा, बैथोलिथ बनाएगा, ये सारी चीज़ें बनाएगा। और अगर वो बाहर निकलता है, अगर वो हमारा एक्सट्रूसिव है तो एक्सट्रूसिव में वोल्केनिक डोम्स, इंडरकोन्स, स्ट्रेटोवोल्केनोस, ये सारी चीज़ें बनेगी। नाउ कैन वी गिव एग्जांपल एंड कैन वी ऑल्सो मेंशन डायग्राम्स ऑल्सो। आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो। स्लोप की बात है, आप स्लोप को चेंज करोगे, आप कैल्ड्रा जो है उसको चेंज करोगे, देन यू कैन वेरी वेरी इजीली मेक डायग्राम्स ऑफ कि डिफरेंट टाइप के लैंडस्केप्स क्या बना रहा है। आर वी डन विद दैट? ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, ब्रिंग आउट द रेलेवेंस ऑफ सिस्मिक स्टडीज इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्या बोल रहा है, अर्थक्वेक और अर्थ का जो इंटीरियर है इसको लिंक कर रहा है। नाउ इट इज़ आस्किंग यू कि किस तरीके से जो P&S वेव है इनका हम यूज़ कर रहे हैं अर्थ की स्टडी को, अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने के लिए। सबसे पहले तो हमको मेंशन करना पड़ेगा, और क्वेश्चन का स्टार्ट कहाँ से होगा, हम मेंशन करेंगे। सिस्मिक स्टडीज़ में हम किसकी स्टडीज़ करते हैं, हमारी जो P&S वेव है जो अर्थक्वेक के टाइम पे ओरिजिनेट होती है, जिनको हम बॉडी वेव भी बोलते हैं, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। नाउ वी विल हैव टू मेंशन कि क्यों हम P&S वेव का यूज़ कर रहे हैं अर्थ के स्ट्रक्चर या इंटीरियर को जानने के लिए। तो P वेव का क्या प्रॉपर्टी होता है कि ये सॉलिड, लिक्विड हर में से निकलती है, लेकिन जैसे ही ये अगर मटेरियल चेंज करेगी, मीडियम चेंज होता है तो ये रिफ्रैक्ट हो जाती है। एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में से निकलती है। तो हम P&S वेव की इन दो प्रॉपर्टीज़ का मेंशन करेंगे और उसके बाद में हम बताएंगे कि इस तरीके से जब रिसर्चर ने अर्थ की मतलब डिफरेंट एरियाज़ पे इन सिस्मिक वेव्स को नोटिफाई करना स्टार्ट करा, तो उन्होंने देखा कि कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं जहाँ पे ना तो P वेव मिलती है और ना ही S वेव मिलती है। तो इनको इन्होंने शेडो जोन क्रिएट करा। क्यों क्रिएट करा? क्योंकि हमारा जो कोर है
इस कोर का, ये हमारा जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, लिक्विड आउटर कोर है, विच मीन्स एस वेव इसमें से नहीं एंटर कर सकती। तो जैसे मान लो यहाँ से अर्थक्वेक है, यहाँ से ओरिजिनेट हुई है मेरी पी एन एस वेव, तो एस वेव जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगी, आउटर कोर जो कि लिक्विड है उसके जैसे ही एज पे पहुँचेगी, क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगी, वो आगे जा ही नहीं पाएगी। तो मुझे इस पूरे एरिया के अंदर किसी भी तरह की एस वेव का सिग्नेचर नहीं मिलेगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे कोई अर्थक्वेक हुआ उसके बारे में जब स्टडी करूँगी तो मैं देखूँगी कि अच्छा मुझे इस वाले एरिया के अंदर, ये जो मेरा एरिया है इसके अंदर मुझे किसी भी तरह की एस वेव नहीं मिल रही है। तो मैं ऐसे एस वेव की स्टडी करी मैंने, तो एक चीज़ तो मेरी क्लियर हो गई कि भाई बीच में कहीं तो लिक्विड आ रहा है, इसकी वजह से एस वेव मेरे को दूसरी साइड में मिल नहीं रही। हमने कहा चलो ठीक है, फिर हम पी वेव के बारे में बात करेंगे। पी वेव क्या है, जैसे ही मीडियम चेंज होगा रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो पी वेव जैसे ही लिक्विड कोर को हिट करेगी, लिक्विड आउटर कोर को हिट करेगी, ये पार्शियली बेंड हो जाएगी, फिर से वापस जैसे ही ये सॉलिड एरिया में आएगी ये फिर से बेंड हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। इस बेंडिंग की वजह से एक सर्टेन एरिया के अंदर 123 टू 143 डिग्री दोनों साइड में जो है वहाँ पे हमको पी वेव नहीं मिलेगी। तो ऐसे हमने पैटर्न देखा, पी वेव कहाँ नहीं आ रही, एस वेव कहाँ नहीं आ रही है, एंड देन वी आइडेंटिफाइड कि अच्छा अर्थ में जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। दैट वाज अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड रिसर्च था, इतना डीप में नहीं जाना है, बस हमको ये पता करना है पी एन एस वेव का प्रॉपर्टी क्या है, कैसे उनसे हमको ये पता चला कि अर्थ के अंदर डिफरेंट लेयर्स है और कहाँ पे मेरी लिक्विड आउटर कोर भी है, ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से हमने अर्थ के it helped in determining the structure of the interior of the earth। इस पे ऑलरेडी 3-4 तरह के क्वेश्चन हैं, सिमिलर टाइप पे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर ऑन दैट? ओके, नेक्स्ट ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी। इन पे क्वेश्चन रिपीटेटिवली आ रहा है। ये तो मैंने सिर्फ 50% ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे उठा के डाले हैं। आप क्वेश्चन देखो, टाइप ऑफ द क्वेश्चन देखो, पहले एक बार सारे क्वेश्चंस देखो एंड देन आई टेल यू कि इन तीनों टॉपिक को किस तरीके से प्रिपेयर करना है कि इनमें से कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको स्किप नहीं करोगे। Discuss the concept of volcanicity and show how the theory of plate tectonic explain the mechanism of volcanism and volcanic eruption। वोल्केनिसिटी का कॉन्सेप्ट बताना है। वोल्केनोस कब होते हैं, जब 2 तरीके, अगर हमारा कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस हो रहा है, ओशनिक प्लेट सबसिडेंस करेगी एंड वोल्केनिक इरप्शन होता है, या फिर जब मेरा डाइवर्जेंस होता है, जैसे कि मेरा मिड ओशनिक रिज है अटलांटिक का, जब दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर की तरफ जाती है तो अंदर का जो मोल्टन मैग्मा है वो बाहर निकल के लावा के फॉर्म में इरप्ट होता है, वोल्केनिसिटी। अब क्या हो रहा है, ये प्लेट टेक्टोनिक इसको कैसे एक्सप्लेन करिए। प्लेट टेक्टोनिक में हमने क्या देखा कि अर्थ की जो लेयर है, ऊपर वाली क्रस्ट है, ये डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है, मेजर एंड माइनर प्लेट से बनी हुई है। ये मेजर एंड माइनर प्लेट नीचे एस्थोनोस्फेयर के अंदर हमारा जो कन्वेक्शन करंट चलता है, इसकी वजह से कंटिन्यूसली एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होता रहता है। इस कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की वजह से ही हमारे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। सो यू कैन ईजिली एक्सप्लेन कि प्लेट टेक्टोनिक में हम बता रहे हैं कि भाई डाइवर्जेंस हो रहा है तो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, या फिर हम ये भी बता सकते हैं कि जब ओशनिक प्लेट नीचे की तरफ जाती है सबसिडेंस होता है, जब ओशनिक प्लेट, ओशनिक क्रस्ट नीचे की तरफ जाती है सबसिडेंस होता है, ये मेल्ट होती है और यहाँ पे ये मेरा वोल्केनिक इरप्शन होते हैं ओशनिक क्रस्ट पे, एंड दैट इज हाउ माई अदर वोल्केनोज आर बीइंग ओरिजिनेटेड। सो डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस दोनों को बताना है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, विद द रेफरेंस ऑफ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन कैसे बन रही, हिमालय का ओरिजिन, अल्पाइन का ओरिजिन कैसे हुआ, जब 2 प्लेट आपस में टकराई, कन्वर्जेंस हुआ, कन्वर्जेंस में मेरे फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हुए। सिंपल, स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। ओके, प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट क्या है, सेम चीज रिपीटेशन के अंदर आ रही है। क्या बताना है कि इस तरीके से मेरी लिथोस्फेरिक डिफरेंट प्लेट है, मेजर प्लेट से माइनर प्लेट से एस्थोनोस्फेयर में जो कन्वेक्शन सेल चलती है उसमें डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस एंड ट्रांसफॉर्म होता है। क्लियर? हाउ डज इट हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय एंड अपलेचियन माउंटेन। इज नॉट इट द सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ही है, उसमें सिर्फ बोल दिया कि यंग फोल्ड माउंटेन और यहाँ पे फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल दे दिया। अपलेचियन मेरा ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, हिमालय मेरा यंग फोल्ड माउंटेन है, दोनों का एग्जांपल दे दिया। वी आर गुड टू गो, वी कैन आंसर इट। 1998 में क्वेश्चन आया था, क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एंड ब्रिंग आउट द एविडेंस टू सपोर्ट इट।
प्लेट टेक्टोनिक के एविडेंस में आप पैसिफिक रिम ऑफ फायर, जो रिंग ऑफ फायर मेरा है उसको लेके आ जाओ, ओरिजिन ऑफ हिमालयाज को लेके आ जाओ, ओरिजिन ऑफ रॉकीज एंड एंडीज को लेके आ जाओ, हमारी जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है उसको लेके आ जाओ, मिड ओशनिक रिज है इसको लेके आ जाओ, इन और चाहे सी फ्लोर किस तरीके से सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी जो है दैट ऑल्सो गिव्स एन एविडेंस फॉर द प्लेट टेक्टोनिक, वी कैन गो विद द एविडेंस ऑल्सो. देन वी विल कम टू द क्रिटिकली एनालिसिस पॉइंट ऑल्सो कि किस तरीके से देयर आर सर्टन एस्पेक्ट जिनको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करता है. राइट शॉर्ट नोट ऑन प्लेट टेक्टोनिक, 200 वर्ड्स के अंदर लिखना है, वेरी सिंपल इजी बीजी आ गया. डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड शो हाउ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर इट. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के मेजर लिमिटेशंस क्या था? एल्फ्रेड वेगनर जो है वो मीटेरोलॉजिस्ट थे, वो अपनी पेलियोक्लाइमेटोलॉजी पे कुछ अपना रिसर्च कर रहे थे, एंड इन दैट रिसर्च फ्यू एविडेंसेस केम इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही थॉट कि जो एविडेंस मुझे ट्रॉपिकल एरिया में मिलना चाहिए था वो मुझे साइबेरिया में कैसे मिल रहा है. आई एम नॉट गेटिंग द लिंक कि साइबेरिया में जो मुझे एविडेंसेस मिले हैं फॉसिल्स के, उनका जो नेचर है वो वार्म क्लाइमेट का है, वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है. तो या तो एक ज़माने में अर्थ का नॉर्थ पोल इक्वेटर की साइड में था, या फिर ये जो एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट है ये किसी वार्म एरिया में था. तो इस तरीके से डिस्कस करते हुए, बात करते हुए एल्फ्रेड वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे आए थे. नाउ इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम जब एल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का आइडिया लेके आए थे. इससे पहले भी बात हो रखी थी कि जब हम साउथ अमेरिका और अफ्रीका की जब हम एज को देखते हैं, बाउंड्रीज को देखते हैं, देन इट परफेक्टली फिट्स विद ईच अदर. तो ये कॉन्सेप्ट पहले भी था, बट एल्फ्रेड वेगनर जो थे इन्होंने काफ़ी, आप ऐसे बोलो कि वेल एक्सप्लोर्ड, वेल रिसर्च्ड आइडिया उन्होंने पब्लिश करा था. जब इन्होंने पब्लिश करा, ही वॉज ए मीटेरोलॉजिस्ट, इनका आइडिया कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया था कि ऐसे कोई होता है क्या. एंड मेजर क्या था, इन्होंने बोला था कि मैं जो बता रहा हूँ ना कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं या तो पोल फ्लिंग फोर्स की वजह से, या फिर जो टाइड्स आती हैं, टाइड की वजह से उनका मूवमेंट हो रहा है. तो यहाँ पे जितने भी जियोग्राफर थे सब ने इनकी कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया कि क्या बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है. लेकिन जब ऑर्थर होम्स कन्वेक्शन करंट का थ्योरी लेके आए, जब प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी आया, तब ये चीज़ रिवाइव हुआ कि हाँ भाई, एल्फ्रेड वेगनर ने जो बात बोली थी कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, बात तो बहुत सही है, बस उन्होंने जो फोर्स बताए थे वो फोर्स नहीं बता पाए थे. तो अब हम कन्वेक्शन करंट वाला जो है वो फोर्स बता देते हैं, एंड वी कैन से कि हाँ, एक ज़माने में पेंचिया था, लोरेशिया हुआ, गोंडवाना हुआ, और इस तरीके से मेरा कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुआ था. तो ये हमारा लिमिटेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किस तरीके से ओवरकम हुआ प्लेट टेक्टोनिक से. ठीक है, अगेन फिर से, अच्छा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं. क्रिटिकली इवेलुएट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस ऑफ एल्फ्रेड वेगनर, सेम क्वेश्चन. राइट शॉर्ट नोट ऑन सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी, बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हम रिसर्च करना स्टार्ट करते गए, वॉर की वजह से, पर्टिकुलरली जो वॉर रिसर्च थे उनमें देखा कि पहले ये अज्यूम करा जाता था कि जो सी फ्लोर है वो बड़ा सिंपल प्लेन होगा, हमेशा सब लोग कॉन्टिनेंट पे ही ध्यान देते थे. लेकिन जब सी फ्लोर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ तब ये देखा गया कि जितने फीचर्स अर्थ पे हैं उतने उससे ज़्यादा फीचर और उतनी ही ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ जो है वो हमको सी के अंदर देखने को मिलती है. तो एक बहुत, इनको अटलांटिक ओशन के अंदर एक बहुत बड़ा माउंटेन मिला था, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता हुआ बहुत चौड़ा एक वोल्केनिक इरप्शन का माउंटेन मिला था. देन उन्होंने जो सी ओशन फ्लोर था इसकी डेटिंग करना स्टार्ट करा, कार्बन डेटिंग करना स्टार्ट करा. देन ही वॉज वेरी शॉक्ड टू सी कि यार सी फ्लोर पे मेरे को 4.3 बिलियन की कोई रॉक नहीं मिल रही, मुझे 2.5 बिलियन से पुराना कोई फ्लोर नहीं मिल रहा है. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? कॉन्टिनेंट पे आपको ओल्डेस्ट 4.3, जैसे अभी हमारा झारखंड के अंदर सिंहभूम वाला जो एरिया है, इट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट रॉक पॉसिबल, ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंटल एरिया पॉसिबल ऑन द अर्थ. तो इस तरीके से क्वेश्चन आया कि यार कॉन्टिनेंट पे इतना पुराना रॉक मिल जाता है, ओशन पे क्यों नहीं मिल रहा है. तो इन्होंने डेट करना स्टार्ट करा. तो उन्होंने क्या देखा कि ये माउंटेन के बीच में से
ये सी के बीच में से जो इतना बड़ा माउंटेन जा रहा है, इसके दोनों तरफ का जो एरिया है ये यंगेस्ट है। फिर और थोड़ा जाओ तो ये इसका बड़ा भाई है और इसका बड़ा भाई है। तो इस तरीके से जाते जाते पता चला कि जैसे जैसे हम इस मिड ओशनिक रिज से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे मेरी एज ऑफ रॉक इंक्रीज हो रही है। तो बाद में पता चला कि अच्छा इस तरीके से यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है दो प्लेट्स का। इन डाइवर्जेंस की वजह से ये प्लेट एक दूसरे से आगे खिसक रही है। नाउ द पॉइंट इज कि अर्थ का एरिया ना तो श्रिंक हो रहा है ना बढ़ रहा है, विच मीन्स अगर कहीं पे नया फ्लोर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं पे नई अगर सरफेस बन रही है तो कहीं पे ओल्ड सरफेस डिस्ट्रॉय भी होगी। तो कॉन्टिनेंट और ओशन के एरिया पे दोनों कन्वर्जेंस हो रही थी, टकरा रही थी। तो जिसका ज़्यादा डेंसिटी था, ओशन फ्लोर का डेंसिटी 2.8 है, ज़्यादा है, वो नीचे सबसिडेंस में चली जाती है। तो इस तरीके से पुरानी ओशनिक फ्लोर, पुराना ओशनिक क्रस्ट जो है वो सबसिडेंस में जाके मेल्ट हो जाता था और वो रिसाइकल हो जाता था। तो इस तरीके से सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी आया। पेलियो जो अगला क्वेश्चन देखो, जो हमारा पेलियोजोइक ग्लेशियल एविडेंस है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए एल्फ्रेड वेगनर ने मांगा था, उसके बारे में पूछा है। नाउ ये तीनों टॉपिक्स पे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, हाउ वी आर सपोज टू डू दैट। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गया, सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी हो गया। इन तीनों को किसने दिया, कौन से एरिया के, कौन से ईयर के अंदर आई, ये याद कर लो। क्या है ये थ्योरीज वो याद कर लो। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आप देखोगे एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, इसने एविडेंस क्या दिए थे। इसके बाद इसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में फोर्स क्या बताया था। इसमें डायग्राम है एक कि पेंजिया है वो लोरेशिया एंड गोंडवाना के अंदर डाइवर्ट होता है। गोंडवाना जो है उसके बाद में वो अंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका, ये हमारा साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। किस तरीके से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वापस इधर मूव करी थी। जो लोरेशिया वाला है वो मेरा किस तरीके से नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप प्लेट के अंदर डाइवर्ट हो गया था। फिर यूरोपियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट किस तरीके से यहाँ पे टकराई थी। ये डायग्राम याद कर लो। अब इसका बात आ जाएगी क्रिटिकल एनालिसिस की। क्रिटिकल एनालिसिस में हम क्या बात करेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्यों फेल हो गई है। 5-7 पॉइंट हैं इसके, इसको रट लो, याद कर लो। ये हो गया। अब फिर आगे आ जाओ सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी के अंदर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर, कि दोनों थ्योरीज किस तरीके से एल्फ्रेड वेगनर की जो कमियां थी थ्योरी में उसको इन्होंने ओवरकम करा। कैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ओरिजिन ऑफ रिफ्ट वैलीज, ओरिजिन ऑफ ब्लॉक माउंटेन, ओरिजिन ऑफ फ्लो फोल्ड माउंटेन, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही क्यों सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक दिखाई देते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल क्यों है वो, क्यों मिड ओशनिक रिज इतनी लंबी है वहाँ पे। आप देखो मेजर एंड माइनर टेक्टोनिक प्लेट का जो हमको एक डायग्राम देके रखा है, उस डायग्राम को याद कर लो, उसको धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर लो। इनके क्या क्रिटिकल इवोल्यूशंस हैं उनको कर लो। दीज 3 आर वेरी 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 सिंपल टॉपिक्स एंड येट स्टिल वेरी वेरी मार्क फेचिंग टॉपिक्स ऑल्सो। सो इनको अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, डायग्राम, मैप, एग्जाम्पल सब कुछ हैंडी होना चाहिए। और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए उन सब क्वेश्चंस को एक बार देख लो कि उनमें से कोई टॉपिक छूट नहीं गया हो, ठीक है। अब साइकिल ऑफ इरोजन पे आ जाओ। सेकंड पोर्शन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी हमारा आता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इसके अंदर हमारा 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो डेविस ने, पेंक ने, एलसी किंग ने साइकिल ऑफ इरोजन का थ्योरी दिया था, तो वो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं। देखो WM डेविस और वॉल्टर पेंक का साइकिल ऑफ इरोजन के व्यूज़ क्या हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। स्लोप इवोल्यूशन डेविस और पेंक ने जो दिया था उसमें डिफरेंस क्या है। डेविस और पेंक का कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल इरोजन डिस्कस करो, दोनों में डिफरेंस क्या है। पेनेप्लेन किसको बोलते हैं, जो कि डेविस का सबसे एंड प्रोडक्ट जो था वो था। जियोग्राफिक साइकिल मॉडल क्या है जो डेविस ने प्रपोज करा था। डेविस और पेंक ने जियोमॉर्फिक साइकिल का जो दिया था उसको डिस्कस करो और क्रिटिकली एग्जामिन करो। एलसी किंग ने कौन सा स्लोप डेवलपमेंट का व्यू दिया था। नॉर्मल साइकिल और एरिड साइकिल ऑफ डेविस में क्या डिफरेंस है। ये इस तरीके क्वेश्चंस ना बहुत रिपीटेडली आए हुए हैं। ये तो मैंने कुछ ही क्वेश्चंस रखे हैं, 30-40% क्वेश्चंस रखे हैं इसके अंदर। लेकिन आप कंटिन्यूसली देखोगे कि डेविस का, पेंक का, एलसी किंग का थ्योरी क्या था, डिस्कस करो। डेविस और पेंक के बीच में डिफरेंस क्या था, डिस्कस करो। एलसी किंग ने किस तरीके से डेविस और पेंक की थ्योरीज के ऊपर अपनी थ्योरीज बिल्ड करी थी, डिस्कस करो।
डेविस ने जो साइकिल ऑफ इरोजन, एरिड साइकिल ऑफ इरोजन दिया था वो क्या था, रिजनोवेशन क्या है, पॉलीसाइक्लिक मॉडल क्या है, ये निक पॉइंट क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको डेविस एंड पेंक के अंदर मिल जाएगी। डेविस एंड पेंक का ओनली आईएएस पे ऑलरेडी हमने डेविस, पेंक एंड एलसी किंग का एक वीडियो सीरीज बना के रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आया हुआ है तो जस्ट गिव 2 hours टू इट एंड इट विल बी क्लियर फॉर लाइफ टाइम, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा क्विकली बता भी दूँ, डेविस और पेंक का मेजर जो थ्योरी में डिफरेंस है वो ये था कि डेविस क्या है, अमेरिकन था, और पेंक जो है वो जर्मन था। तो एक तो दोनों की बनती नहीं थी, हालांकि दोनों का थ्योरी सेम ही बोलता है, बट ये मानो कि अगर मैं बोल रहा हूँ इट तो ये बोलेगा दिस, ऐसी बात थी कि मतलब जो शब्द तुम यूज़ ले रहे हो मैं यूज़ नहीं लूँगा, मैं सिनोनिम यूज़ करूँगा। तो डेविस ने बोला था कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ अपलिफ्टमेंट चलता है, उसके बाद में इरोजन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। पहले वैली डीपनिंग होता है, तब तक जो मेरी समिट है, जो मेरा जो हाइट ऑफ माउंटेन है वो कम नहीं होता है। जैसे जैसे मैं मेच्योर एंड ओल्ड स्टेज पे आता हूँ, मेरी वैली डीपनिंग होती है पहले, फिर वैली वाइडनिंग होती है, और फिर मैं फ्लोर पे आ जाता हूँ और मेरी ओल्ड स्टेज में बिल्कुल बेस लेवल के आसपास क्रिएट हो जाता है। सो एल्टीट्यूड ऑफ वैली फ्लोर किस तरीके से चेंज हो रहा है, एल्टीट्यूड ऑफ हाइट ऑफ वैली समिट्स कैसे चेंज हो रहा है, ये डेविस ने बताया था। पेंक ने क्या बोला कि डेविस ने जो बोला है ना कि पहले अपलिफ्टमेंट होगा फिर साइकिल ऑफ इरोजन स्टार्ट होता है, गलत चीज़ है। अपलिफ्टमेंट और साइकिल ऑफ इरोजन दोनों एक दूसरे के साथ ही में स्टार्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे डेविस ने 3 स्टेजेस बताई थी, यूथ स्टेज, मेच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज बताया था। पेंक ने बोला कि मैं 5 स्टेजेस बताऊंगा। बात ये सेम ही है, बस ये इन्होंने जर्मन वर्ड यूज़ करे थे। यहाँ पे इन्होंने 3 वर्ड यूज़ करे थे, दी अपलिफ्टमेंट, वैक्सिंग एंड वेनिंग। ठीक है, तो आपको अगर ये जर्मन वर्ड याद ना रहे तो आप अपना जो नॉर्मल हिंदी इंग्लिश वाला वर्ड है उसको याद कर लेना। इन्होंने बोला कि पहले मेरा प्राइमर रफ है, पहले मेरा एक प्लेन सरफेस है जिसके ऊपर मेरा अपलिफ्टमेंट होगा। अपलिफ्टमेंट और साइकिल ऑफ इरोजन दोनों साथ साथ में चलेंगे। फिर मेरा अपलिफ्टमेंट बंद हो जाएगा और मेरा वैली डीपनिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर मेरा अपलिफ्टमेंट तो बंद हो चुका है, अब मेरा साइकिल ऑफ इरोजन यूथ स्टेज के अंदर आ जाएगा, जहाँ पे मेरी वैली वाइडनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो मेरी पीक है, समिट हाइट है, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी और फाइनली मैं एंड रफ पे आ जाऊँगा। ये एंड रम्फ है, यहाँ पे एंड रम्फ मतलब मेरा जैसे पेनेप्लेन बन रहा था, एकदम बेस लेवल पे इरोजन हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये पेंक ने बोला था। सिमिलरली एलसी किंग का भी थ्योरी है। एलसी किंग का जो थ्योरी है वो एरिड साइकिल ऑफ इरोजन के साथ ज़्यादा मैच होता है, क्योंकि उन्होंने अफ्रीका के अंदर अपनी स्टडी करी थी। ही वॉज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो उनका वहाँ से ज़्यादा मैच होता है। इन तीनों थ्योरीज का व्यू पॉइंट क्या था, डायग्राम क्या है, क्रिटिकली एनालिसिस कैसे करना है, ये सारा का सारा करना है। क्रिटिकल एवोल्यूशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में डिफरेंसेस क्या थे, दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या थी, ये सारी चीज़ें करनी है। वेरी वेरी सिंपल बट स्टिल वेरी मार्क फैचिंग। ठीक है, अच्छा ये एक क्वेश्चन आया था, बड़ा सुंदर क्वेश्चन था एंड आई रियली वांट टू डिस्कस इट। इसने जब आया था तो देखो यूपीएससी ना ऐसे क्वेश्चंस पूछेगी जिसमें आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ गया, तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी टॉपिक, बट हाउ टू टैकल आपने पढ़ा है, वो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये टॉपिक आपने पढ़ा है। जस्ट कीप योर सेल्फ काम एंड हैंडल द क्वेश्चंस। The knowledge of slope analysis has limited field applications in the slope management। ये 2017 में क्वेश्चन आया था। पहले आंसर को मत देखो, छोड़ दो इसको, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। द नॉलेज ऑफ स्लोप एनालिसिस हैज़ लिमिटेड फील्ड एप्लीकेशन इन द स्लोप मैनेजमेंट। स्लोप एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं, डेविस हो गया, पेंक हो गया, एलसी किंग हो गया, डिफरेंट तरह के स्लोप कौन से हैं, मेरा फ्री फेस कौन सा है, मेरा टेक्टोनिक स्लोप है, मेरा वोल्केनिक स्लोप है, मेरा ये इरोजनल स्लोप है, ये सारे स्लोप हमने पढ़ लिए। स्लोप मैनेजमेंट क्या होता है, स्लोप को मैनेज करना। स्लोप को मैनेज क्यों करोगे, गिर रहा होगा कुछ स्लोप, आप किसी भी चीज़ को मैनेज क्यों करते हो कि अगर वो सही तरीके से नहीं है तो। स्लोप मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो हज़ार्ड हो रहा है, जो लैंडस्लाइड हो रही है, जो मेरा ह्यूमन फैक्टर की वजह से हो रहा है, चाहे वो मेरा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से हो रहा है, चाहे मैं वाटरशेड मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, चाहे मैं स्लोप बाइंडिंग की बात कर रही हूँ, चाहे मैं स्लोप स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ, ये सारे मेरे स्लोप मैनेजमेंट के आते हैं। जैसे हिमालय है, हिमालय क्या सेडिमेंट से बना हुआ है, इट्स वेरी फ्रेजाइल। एक तो अर्थक्वेक प्रोन है और दूसरा फ्रेजाइल बहुत है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लोप मैनेजमेंट की ज़रूरत है।
तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यार ये जो डेविस ने, पेंक ने, एलसी किंग ने डिफरेंट थ्योरीज दी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोप बताए, स्लोप के ये एलिमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन इन सारी थ्योरीज का प्रैक्टिकल स्लोप मैनेजमेंट जो अप्लाइड पोर्शन है उसमें बहुत लिमिटेड फील्ड एप्लीकेशन है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। आप इस क्वेश्चन को, अगर आपने स्लोप मैनेजमेंट कभी नहीं भी पढ़ा है ना स्पेसिफिकली, तो भी थोड़ा सा सोचो स्लोप मैनेजमेंट क्या होता होगा। स्लोप एनालिसिस तो डेफिनेटली आप डेविस, पेंक इन सबको छोड़ के नहीं जाओगे। नाम से पता चल रहा है कि स्लोप को एनालाइज करना। स्लोप को एनालाइज में आप क्या करोगे कि कितना स्टीप स्लोप है, कितना जेंटल स्लोप है, उसकी लिथोलॉजी क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वेजिटेशन कवर कितना है उसके ऊपर, उसके एलिमेंट्स कैसे हैं, अच्छा उसकी फ्रेजाइलिटी कितनी है, क्या वो किसी वनरेबल एरिया के अंदर आता है, ये सब स्लोप एनालिसिस का पार्ट हो गया। स्लोप मैनेजमेंट में अगर कोई फ्रेजाइल स्लोप है, अगर कोई स्टीप स्लोप है, तो आप इसको कैसे बाइंड करोगे कि लैंड मास ना हो, कि आप उसको स्टेबल रख सको, ये सारी चीज़ें स्लोप मैनेजमेंट में आ गई है। अब हमने क्या बोला, हम आंसर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पहले तो हम बताएंगे कि स्लोप एनालिसिस क्या होता है। इसमें हम बताएंगे कि हमारी जो कन्वेंशनल स्लोप डेवलपमेंट की थ्योरी है वो किस तरीके से डिफरेंट स्लोप इवोल्यूशन को के बारे में बात करती है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ स्लोप क्या है, स्लोप टाइप क्या है। आप इसमें स्लोप का डायग्राम भी बना सकते हो कि जेंटल स्लोप किसको बोलते हैं, आप स्टीप स्लोप किसको बोलते हो, टेक्टोनिक स्लोप्स क्या होते हैं, मेरे डिपोजिशनल स्लोप्स जैसे डेल्टा हो गया, एलुवियल फेन एंड कोन हो गया, मेरे कॉन्केव स्लोप्स क्या है, मेरे कॉन्वेक्स स्लोप्स क्या है, मेरा फ्री फेस स्लोप क्या है। इन सारी चीज़ों को हम बता देंगे छोटा सा डायग्राम बना के, ठीक है। सेकंड पोर्शन में हम बात करेंगे स्लोप मैनेजमेंट क्या है। स्लोप मैनेजमेंट के अंदर हम बात करते हैं कि स्लोप को मैनेज करना, स्टेबिलिटी, स्लोप हजार्ड, कंस्ट्रक्शन, स्लोप बाइंडिंग, स्लोप बेस्ड प्लानिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, लैंडस्लाइड, मास वेस्टिंग, स्लोप फेलियर, इन सब के बारे में बात करेंगे। अब ये सारा का सारा टॉपिक आपको पता है, जियोमॉर्फोलॉजी सविंद्र सिंह की जो बुक है उसमें दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 29 है। अभी ये जो नया बुक आया है उसके अंदर शायद नहीं है, ये PDF के अंदर अवेलेबल है ये। तो इसके अंदर आपको let me show you there is one topic which talks about एंथ्रोजियोमॉर्फोलॉजी, कि किस तरीके से आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू DKC जॉनस, इन्होंने बोला था कि अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी एक ऐसी एप्लीकेशन है जियोमॉर्फोलॉजी की जो अभी करंट टाइम के अंदर हमको एनवायरनमेंट मैनेजमेंट से, सोर्स एक्सप्लोरेशन से, उनकी प्लानिंग के लिए जो प्रॉब्लम्स आती है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, लेकिन वो है नहीं। ये स्लोप फेलियर का एक पार्ट है। ये जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर सविंद्र सिंह की बुक में ही दिया हुआ है कि स्लोप फेलियर क्या होता है। स्लोप फेलियर क्या होता है कि स्लोप पे जो मटेरियल है वो स्टेबल नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लोप मटेरियल हो रहा है, डाउन स्लोप मूवमेंट हो रहा है इंक्लिनेशन की वजह से। क्यों होगा कि उनकी जो जॉइंट है, रॉक स्ट्रेंथ है वो सॉलिड नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ जॉइंटिंग जो है वो सॉलिड नहीं है, रॉक कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्लाइमेट फैक्टर हो सकते हैं, वेजिटेटिव फैक्टर हो सकते हैं, ह्यूमन फैक्टर हो सकते हैं, ग्राउंड वाटर कंडीशंस वैसी हो सकती हैं, वेदरिंग कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं। इन सब की वजह से वो स्लोप स्टेबल नहीं है। तो मुझे इवेंचुअली क्या बात करना है कि हाँ, ये जो थ्योरीज हैं ये एग्जैक्टली नहीं बताती है कि स्लोप मैनेजमेंट को कैसे करना है। एंड इन द एंड, इन द कंक्लूजन, वी कैन राइट अबाउट द एंथ्रोजियोमॉर्फोलॉजी ऑल्सो और द स्लोप फेलियर ऑल्सो, दैट हाउ दैट कैन बी डन। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे हिमालयाज़ हैं। इफ़ यू हैव एवर बीन टूवर्ड्स द हिमालय, और अगर वेस्टर्न घाट में भी आप देखोगे कि वहाँ पे जो रोड है ना, रोड के पास में जो माउंटेन काट के रोड बनाई है, उस माउंटेन पे आपको ऐसे जाली टाइप दिखाई देगी, दैट इज़ द स्लोप बाइंडिंग। एक दीवार दिखाई देगी, वो स्लोप को स्टेबल कर रहे हैं, स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लोप हो रहा है। सो दैट वे यू कैन एक्सप्लेन कि कैसे स्लोप एनालिसिस हैज़ एक्चुअली फेल्ड इनटू स्लोप मैनेजमेंट। क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर। आई होप कि मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज ना दे दिया हो। एनीहू, कम बैक टू अनदर टॉपिक विच इज़ इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, क्रास्ट के, ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म कौन से हैं, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स कैसे हैं, एरिड लैंडफॉर्म्स कैसे हैं। एक ही टॉपिक है साइकिल ऑफ इरोजन, और इसके साथ में इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या हैं, क्या सीक्वेंस बनती है उसकी। सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसको 5 टॉपिक हैं। GC लियोंग जो बुक है उसमें बहुत सुंदर डायग्राम दिए हुए हैं, टेक डायग्राम फ्रॉम दैट, एंड सिंपल कंटेंट है इसका, आप कहीं से भी ले सकते हो। इसको करना है, इसमें बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं।
अच्छा, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस। राइट शॉर्ट नोट और एसेंशियल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रास्ट टोपोग्राफी। क्रास्ट टोपोग्राफी के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए? फॉर ए सेकंड जस्ट इमेजिन कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है कि एसेंशियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए। यूज़ योर कॉमन सेंस। क्रास्ट टोपोग्राफी आपको पता है कि किस तरीके से डिफरेंट फीचर्स बनते हैं, डॉलिन्स बनते हैं, यहाँ पे मेरी सिंक वैली बनती है, मेरा स्टेग्लेगाइट, मेरा स्टेग्लेमाइट बनता है, ये सब चीज़ें मुझे पता है। मेरे को क्या चाहिए कि इतना मुझे पता है कि एक लाइमस्टोन का बेड होगा। क्या ये छोटा विड्थ साइज़ के अंदर होगा तो क्या ये आपका इसमें क्रास्ट टोपोग्राफी बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि मेरे को एक मैसिव thickly bedded, hard and closely stick together, well cemented, well jointed limestone का एक बड़ा एरिया चाहिए जहाँ पे मेरी पूरी क्रास्ट टोपोग्राफी क्रिएट होगी। सेकंड पोर्शन, अगर ये पूरा ऊपर से अगर ये ब्लॉक है, अगर ये पोरस ही नहीं हुआ कि ये पानी को अपने अंदर एंटर ही नहीं होने देगा, तो क्या इस पे किसी भी तरह की टोपोग्राफी बनेगी? जब पानी इसमें जाएगा ही नहीं, जब ये इरोड ही नहीं होने देगा, तो कैसे इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर बनेंगे? तो सेकंड है कि इट शुड नॉट बी बिलो द ग्राउंड वाटर। अगर ये ग्राउंड वाटर लेवल के नीचे हुआ तो ग्राउंड वाटर लेवल इसको वैसे ही ख़त्म कर देगा, किसी तरह का कोई टोपोग्राफी नहीं बनेगा। तो ये थोड़ा सा अपलिफ्टेड पोर्शन होना चाहिए, मैसिव पोर्शन होना चाहिए, और इट शुड नॉट बी पोरस। अगर ये पोरस होगा तो क्या होगा, पानी जो है इसमें ये पूरे इसको वीक बना देगा और ये कोलैप्स हो जाएगा। तो पोरस नहीं होना चाहिए। पोरस एंड परमिएबिलिटी में डिफरेंस अभी हमने देखा था। ओके दूसरा है कि इसमें एरियल और वर्टिकल डायमेंशंस होने चाहिए, मतलब कि अपलिफ्टेड पोर्शन होना चाहिए, ग्राउंड के नीचे नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि इसमें पानी जाएगा उसके लिए मुझे थोड़े फैक्चर्स चाहिए, सो देयर शुड बी सम फोल्डेड, फैक्चर्ड एंड फोल्टेड होना चाहिए। जो लाइमस्टोन है उसके बीच में थोड़े क्रैक्स होने चाहिए कि पानी वहाँ से एंटर करने लग जाए। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होना चाहिए। अगर ये क्रास्ट टोपोग्राफी, अगर ये क्रास्ट का थिकली मैसिव बेडेड मुझे एरिड एरिया में मिलता है जहाँ पे मेरी बारिश नहीं होती है, तो क्या वहाँ मुझे क्रास्ट टोपोग्राफी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसको कांस्टेंट सोर्स ऑफ वाटर चाहिए, एक रिवर वहाँ से फ्लो होनी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल वहाँ पे होना चाहिए, ताकि केमिकल वेदरिंग से तो जो केमिकल सोल्यूशन बनेगा उससे धीरे धीरे वो लाइमस्टोन कटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट यूज़ योर कॉमन सेंस। नहीं भी आता है ना तो भी 5 लाइन लिख के आनी है कि इस तरीके से एसेंशियल कंडीशंस चाहिए मुझे, राइट। अच्छा, ये इसमें डिफरेंट ये भी पूछा है कि इसके सीक्वेंशियल डेवलपमेंट क्या है। तो सीक्वेंशियल डेवलपमेंट में फिर हम साइकिल लिखेंगे पूरा कि पहले क्या है। देखो ये यहाँ पे देखो, इतना बड़ा थिकली बेडेड मेरा लाइमस्टोन का एरिया है जिसको हमने कवर्ड क्रास्ट या क्रिप्टोक्रास्ट बोला है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे मेरा लेवल ऑफ क्रास्ट ग्राउंड जो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, डिफरेंट फीचर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके हमारे डॉलिन्स, लैपीज, शेलो होल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ब्लाइंड वैली बनेगी, सिंक वैली बनेगी। यहाँ पे देखो ये धीरे धीरे वैलीज बनना स्टार्ट होगी। फिर यहाँ पे बिल्कुल ये एरिया पूरा इरोड हो जाएगा और यहाँ पे मेरा क्रास्ट प्लेन बन जाएगा जो कि मेरा ओल्ड स्टेज होगा। तो इस तरीके से क्रास्ट साइकिल ऑफ इरोजन भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह का सिंपल एक एग्जांपल बना दो, ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एग्जांपल प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा। नाउ दिस वन क्वेश्चन आई वांट टू अनदर हैव अ डिस्कशन। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मतलब है बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन। अगर मैं आपको चैनल डायनामिक का बता दूंगी क्या होता है, यू वुड बी वेरी इजीली एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। Listen to this questions. Explain with example as how channel dynamic has been responsible for the development of alluvial fen and cones. alluvial fen and cone हमको पता है क्या बनता है कि ये alluvial deposits होते हैं। जैसे ही कोई रिवर माउंटेन से वैली फ्लोर पे आती है तो सडनली उसका स्लोप बहुत कम हो गया है, उसका कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया है, और जो भी सेडिमेंट वो अभी तक लेके आई है उसको एज एन एलुवियल फैन, एलुवियल कोन की फॉर्म में यहाँ पे जमा कर देती है। इस तरीके से मेरा एलुवियल फैन बनता है। क्वेश्चन क्या है, चैनल डायनामिक, चैनल डायनामिक्स क्या होता है, दैट इज़ द क्वेश्चन। अगर आपको पता है चैनल डायनामिक क्या होता है तो आप समझ लोगे कि जो चैनल का ग्रेडियंट है, चैनल किसको बोलते हैं, रिवर का जो फ्लो होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर उसको चैनल बोलते हैं। तो ये चैनल का डायनेमिक है, ये कितना ग्रेडियंट है, कितने स्टीपी स्लोप पे चल रही है, कितने जेंटल स्लोप पे चल रही है। वॉल्यूम ऑफ चैनल, पानी कितना है, रिवर में कम पानी है, ज़्यादा पानी है, रिवर का वेलोसिटी कितना है। अगर रिवर जेंटल स्लोप पे चलेगी तो रिवर का वेलोसिटी कम होगा, अगर रिवर स्टीपी ग्रेडियंट पे चलेगी तो रिवर का वेलोसिटी ज़्यादा होगा। 1 पॉइंट। अनदर चैनल डायनेमिक जो है
दो चीज़ें होती है कि कितना सेडिमेंट कैरी करके लेके आ रही है, उसकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, पार्टिकल्स का साइज़ कितना बड़ा है, कि छोटे पार्टिकल तो क्या है कि क्योंकि लाइट वेटेड होते हैं बहुत दूर तक चले जाते हैं उसमें सस्पेंशन के साथ में, जो बड़े सेंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर तक नहीं जाते हैं। सो दैट इज़ अगेन कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंस कितना है। इसमें ये चैनल डायनेमिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही रिवर जो है वो मेरी हाई माउंटेन से आएगी, विच मीन्स कि ये माउंटेन में स्टीपी स्लोप से आ रही है, वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है, स्लोप इसका हाई है, लेवल ऑफ सेडिमेंटेशन भी इसके अंदर काफ़ी है, ये सारी चीज़ें हाई स्लोप पे अभी चल रही है, स्टीपी स्लोप पे। जैसे ही मेरी ये रिवर लो स्लोप पे आएगी, वैली फ्लोर पे आएगी, सडनली इसकी वेलोसिटी ब्रेक हो जाएगी, विच मीन्स इसका फोर्स ब्रेक हो गया है, विच मीन्स कि जो भी सेडिमेंट से यहाँ पे कैरी करके ला रही थी ये यहाँ पे लाके बिछा देगी। एंड दैट इज़ द रोल ऑफ चैनल डायनामिक इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एलोवियल फेन्स एंड कोन। हिमालयाज़ के अंदर ये जो मेरा तराई रीजन है वहाँ पे मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली एलुवियल फेन एंड कोन्स दिखाई देते हैं, एंड दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ दिस सडन चेंज इन द डायनेमिक, चैनल डायनेमिक एंड कैरिंग कैपेसिटी। रिवर की कैरिंग कैपेसिटी क्यों कम हो गई है जैसे ही वो स्टीपी स्लोप से फ्लोर पे, वैली फ्लोर पे आई है, क्योंकि क्या हुआ, ग्रेडियंट कम हो गया। ग्रेडियंट कम होते ही जिस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो तेजी से भाग रही थी वो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी कम हो गया है, नाउ इट इज़ जस्ट फ्लोइंग वेरी नॉर्मल स्पीड। सो दैट इज़ इट। कोन क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर एलुवियल फेन कोन की शेप में इस तरीके से क्रिएट हो जाता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो उसको हम एलुवियल कोन बोलते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। तो ये मेरा एलुवियल फेन हो जाएगा। फिर इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, हाउ आर सेंडस्पिट्स एंड टोम्बोलोज आर फॉर्म्ड। वेरी सिंपल, इसके अंदर आपको डायग्राम बताना है। क्या होता है, आप इसमें बताओगे कि लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट जो होती है, जो कि देखो लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट क्या होती है, जो हवा है वो जनरली लैंड या सी ब्रिज के फॉर्म में चलती है। ये अगर सडनली यहाँ पे कोई लोकल हवा इस तरीके से चली कि इसने इस प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन को इस शोर जो मेरा बीच एरिया है इसके पैरेलल के अंदर कर दिया है, तो मेरा जो सेंड का मूवमेंट है, जो मेरा बीच सेंड है, इसका मूवमेंट जो है वो इस तरीके से अप एंड डाउन इस लॉन्ग शॉर्ट ड्रिफ्ट के पैरेलल में होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे के अंदर सडनली अगर ये लॉन्ग शॉर्ट ड्रिफ्ट यहाँ पे कॉन्टिनेंटल एरिया ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग शॉर्ट ड्रिफ्ट को टर्न हो जाना चाहिए, बट इट डजंट टर्न सडनली। तो क्या होता है, लॉन्ग शॉर्ट ड्रिफ्ट जो है वो इसी डायरेक्शन में जाती रहेगी, और इसके साथ में जो ये डिपॉजिट्स आ रहे थे, जो सेडिमेंट आ रहा था, वो भी यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो इस तरीके से मेरा स्पिट बनता जाता है। ठीक है, स्पिट फॉर्मेशन हो गई, और ये विंड डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगी ये कर्व होना स्टार्ट हो जाती है। ये डिफरेंट तरह की हो सकती है, ये हुक्ड होती है, कर्व्ड होती है, लूप्ड होती है, डिपेंडिंग कि स्पिट मेरा कि इस तरह पंजे के तरह का है या फिर वो पूरा मुड़ के वापस कॉन्टिनेंट, अगर ये पूरा मुड़ के यहाँ पे कॉन्टिनेंट पे मिल जाता है तो उसको हम लूप्ड स्पिट बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेशन हो गया है। टोम्बोलोज क्या होते हैं, अगर ये सेंड स्पिट किसी एक मेनलैंड एरिया को इस तरीके से देखो, अगर किसी मेनलैंड का कोई पुराना आइलैंड था, अगर ये इसको जॉइंट करती है तो इसको हम बोलते हैं टोम्बोलोस। दिस इज़ ऑल्सो स्पिट। वो इतनी हो गई है कि पुराना कोई कॉन्टिनेंट का टूटा हुआ एरिया, जो मान लो कि यहाँ पे बीच का कोई एरिया था, वो सब्सिडेंस में चला गया, तो अभी वहाँ पे टोम्बोलो बन गया, इसने फिर से कनेक्ट कर दिया। जैसे श्रीलंका हो गया, जैसे वैंकूवर हो गया है, यहाँ पे मुझे टोम्बोलोज मिलते हैं। सो दैट्स व्हाट माय टोम्बोलोज आर। तो ये सेंड स्पिट एंड टोम्बोलोज हैं। सो जियोमॉर्फोलॉजी के जो मेजर क्वेश्चंस हैं हमने करे हैं। I try to explain like concepts also in a very simple language. लेकिन अगर आप इस बार कमेंट्स नहीं दे रहे हो, या फिर इवन दो इफ़ यू आर गिविंग एंड इफ़ यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट सम स्पेसिफिक टॉपिक, आप हमारा ऑनलाइन जो कोर्स ज्योग्राफी ऑप्शनल का फाउंडेशन कोर्स है उसे ज्वाइन कर सकते हो। बट देर आर सम वेरी कॉमन एडवाइजेज कि आप ना स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, लाइक रीड फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक, लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इफ़ यू फाइंड कि ये टॉपिक मैंने नहीं करा है, उसका स्टैंडर्ड बुक खोल के देखो। टेक एक्सटेंसिव हेल्प ऑफ द यूट्यूब वीडियोज़ और ऑनलाइन क्लासेज इफ़ यू हैव एनी। अपने एक छोटा सा कॉपी बना लो, उसमें जितनी भी मैप्स एंड डायग्राम्स एंड फैक्ट एंड केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स हैं उन सबको नोट करना स्टार्ट कर दो, ताकि लास्ट मोमेंट पे जो आपका एक दिन में 2 एग्जाम होते हैं ना, उसमें फटाफट सरसरी नज़र से आप देखोगे, आपको याद आ जाएगा। एंड मेक वेरी शॉर्ट नोट्स, जैसे कि अगर आपको डेविस का भी बनाना है तो डेविस का डायग्राम बना लो, एक एक कीवर्ड में लिख दो किसने ये 4 बातें बोली थी। क्रिटिकल एवोल्यूशन में एक एक कीवर्ड में लिख दो कि ये 4 क्रिटिकल एवोल्यूशन था।
अगर आपको चीज़ समझ में आई हुई है तो जैसे ही कीवर्ड देखोगे सब समझ आ जाएगा, पीछे वाला सब याद आ जाएगा, सो यू वुड बी एबल टू डू दैट। वेल दिस वाज इट इन आवर जियोमॉर्फोलॉजी। हम अगले वाले में क्लाइमेटोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम अटेम्प्ट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी व्यूज़, इफ़ यू हैव एनी डाउट, या फिर अगर आप चाहते हो कि हम इसको किसी और तरीके से करें तो प्लीज़ डू मेंशन योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, वी विल टेक अ नोट ऑफ दैट। And this is it. I will see you guys in the next previous year analysis. Bye bye.